अगर बॉलीवुड कभी सुनील दत्त पर कोई पिक्चर बनाता है तो वो बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट बायोपिक होगी। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिशियन बने उनमें एक दत्त साहब को छोड़कर बाकी सब अपनी कन्वीनियंस के लिए बने। Sunil Dutt was such a great man. He was such an honest, upright, good human being. Very rare to be found in today's world. 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्म्स में लीड एक्टर, 5 बार कांग्रेस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मदर इंडिया, हमराज और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी लेजेंडरी फिल्म। सुनील दत्त ने अपने एक्टिंग और पॉलिटिकल करियर में जिस लेवल की सक्सेस देखी है वो नॉर्मल तो किसी स्टैंडर्ड से नहीं है, पर इनमें से कोई भी अचीवमेंट सुनील दत्त को डिफाइन कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर कोई एक लाइन सुनील दत्त को सच में डिफाइन कर सकती है तो वो है बॉलीवुड्स बिगेस्ट रियल लाइफ सुपरस्टार। क्योंकि ऑन स्क्रीन सुपरस्टार्स तो तुमने 1960 से 2020 तक बहुत देखे होंगे, इंक्लूडिंग स्टार्स लाइक राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान, आमिर, गोविंदा, रणबीर, कार्तिक, रणवीर और ऐसे सुपरस्टार्स तुम आगे भी देखते रहोगे। पर बॉलीवुड पर, मुंबई की जनता पर और देश पर जो इंपैक्ट सुनील दत्त का रहा है, कोई और बॉलीवुड सुपरस्टार उसके आसपास भी नहीं आता। फिर चाहे वो पंजाब में पीस लाने के लिए 1987 में 2500 किलोमीटर पैदल चलना हो, न्यूक्लियर वेपन के यूज के अगेंस्ट जापान जाकर 45 दिन तक प्रोटेस्ट करना हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रायट्स होने पर, लोगों की जान जाने पर भी अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज करना हो। 1985 में जब स्लम ड्वेलर्स की मांग उठाई थी और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही थी, आपकी अपनी पार्टी की सरकार थी, आपने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चे निकाल दिए थे। इनफैक्ट जब संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के बारे में सुनील दत्त से सवाल करा जाता है तो वो अपनी ऑनेस्टी का बेस्ट एग्जांपल देते हुए ये जवाब देते हैं। अंडरवर्ल्ड के साथ तो मेरे भी कनेक्शन थे। पर बात सिर्फ एक अच्छा एक्टर बनने की, एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छा पॉलिटिशियन या एक सोशल वर्कर बनने की नहीं है। एक इंसान को सुपरस्टार बनाती हैं उसकी लाइफ की ट्रेजेडीज, और सुनील दत्त से ज्यादा ट्रेजेडीज शायद ही किसी ने देखी होंगी। कि हमारी जिंदगी में ये लिखा था कि हमको ये होना है, वो हमारे यहाँ मुहावरा है ना कि होनी को कौन टाल सकता है। हमारे नसीब में लिखा था तेरा बेटा जेल में जाएगा। अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, अपने बेटे को एक ड्रग एडिक्ट बनते हुए देखना। जिन लोगों के लिए सुनील दत्त मसीहा थे, उन्हीं लोगों से अपने आप को टेररिस्ट का बाप कहलाना। सुनील दत्त हैज एक्सपीरियंस्ड द वर्स्ट ट्रेजेडीज इन लाइफ, और उनकी रियल लाइफ का स्टारडम उनकी रियल लाइफ ट्रेजेडीज में नहीं है, बल्कि वो एग्जिस्ट करता है इन द मैनर सुनील दत्त फेस्ड एंड फॉट दीज ट्रेजेडीज। दत्त साहब जिस नाम से पूरा देश, पूरी इंडस्ट्री उन्हें बुलाती है, जब 25 मई 2005 को वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो उनके घर के बाहर 30,000 लोग उनकी एक आखिरी झलक देखने के लिए इंतजार करते हैं। उनके बेटे संजय दत्त खुद ये देखकर इतने शॉक्ड थे कि महेश भट्ट के सामने जाकर ये कहते हैं, आई डिड नॉट नो माई फादर वॉज सच अ ग्रेट मैन। और 2016 में बायोपिक राजकुमार हिरानी ने भले ही संजय दत्त की लाइफ पर बनाई, पर इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि संजय दत्त से भी कहीं ज्यादा ट्रैजिक, हीरोइक, अनफॉर्चुनेट और एडवेंचरस लाइफ तो उनके पिता सुनील दत्त की थी। और संजय दत्त, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज, उनकी लाइफ पर हमने एक और वीडियो बनाई है जिस पर 1.5 मिलियन व्यूज भी है, तुम जाकर देख सकते हो। वीडियो के एंड में लिंक भी दे दूंगा। और ऐसी वीडियोस तुम्हें हर हफ्ते चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पर सुनील दत्त कैसे बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े रियल लाइफ सुपरस्टार बन गए, वो समझने के लिए पहले समझनी होगी सुनील दत्त की ऑन स्क्रीन जर्नी। कि रियल लाइफ सुपरस्टार बनने से पहले वो रियल लाइफ में ऑन स्क्रीन सुपरस्टार कैसे बने। 1929 में झेलम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कुर्द में जन्म होता है बलराज दत्त का। वही बलराज दत्त जो आगे जाके सुनील दत्त बनने वाले थे। पर संजय दत्त के फ्लैम्बॉयंट और लैविश चाइल्डहुड से उनके पिता सुनील दत्त का जीवन बिल्कुल अलग था। 5 साल की उम्र में बलराज के पिता की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उन्हें बड़ा करती हैं उनकी सिंगल माँ और उनके अंकल। अपने पिता के जाने के बाद बिना ज्यादा फाइनेंशियल बैकिंग के बड़ा होना तो मुश्किल था ही, पर बलराज के लाइफ की पहली ट्रेजेडी आती है जब वो 18 साल के होते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। अंबाला के पास एक गांव में बलराज अपनी फैमिली के साथ अगले 2 साल बिताते हैं, जिसके बाद एक बैग में 2 कुर्ते पजामे और 25 रुपए लेकर वो जाते हैं मुंबई और एडमिशन लेते हैं जय हिंद कॉलेज में। अब घर से तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का कोई स्कोप था नहीं, इसीलिए कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ बलराज को एक बस कंडक्टर की नौकरी पकड़नी पड़ती है। मेरी ड्यूटी होती थी 2 बजे से रात को 10:30 11 बजे तक बस डिपो में। तनख्वाह कितनी मिलती थी आपको? 100 रुपया महीना। पर बस कंडक्टर बनना तो बलराज के लिए बस थोड़े से पैसे कमाने का एक जरिया था। लाइफ में उन्हें अपना असली पैशन
पैशन तो जय हिंद कॉलेज में ऑलरेडी मिल चुका था, जो था ड्रामेटिक्स। और यहीं से होती है उनकी क्रिएटिव जर्नी की शुरुआत, जब बलराज की भारी आवाज से इंप्रेस होकर एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी उन्हें रेडियो स्टेशन पर एज एन एंकर हायर कर लेती है। शो में बलराज का काम था बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स से 15 मिनट के इंटरव्यूज, टॉक शो पर सवाल करना, बातें करना। और यहीं पर वो एक बार इंटरव्यू करते हैं अपनी फ्यूचर वाइफ नरगिस का भी, जो उस समय तक एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस बन चुकी थी। पर इस समय तक दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। इनफैक्ट नरगिस तो उस समय राज कपूर के साथ एक टॉक्सिक और ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में थी, जिसकी बात भी मैं आगे करूंगा। इस शो के बाद बलराज यानी सुनील दत्त फिल्मी बातें नाम का एक और शो होस्ट करते हैं, और इसी शो में काम करता देख रमेश सहगल 1954 में उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म ऑफर करते हैं। पर क्योंकि बलराज की मां पहले चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, इसलिए बलराज उस टाइम तो रमेश सहगल के साथ काम नहीं कर पाते। पर अगले साल ग्रेजुएट होने के बाद रमेश सहगल फिर उन्हें एक फिल्म ऑफर करते हैं, which proved to be his first Bollywood film titled Railway Platform, which became an instant hit, जिसकी वजह से बलराज दत्त बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद अब सुनील दत्त बन चुके थे। चारों तरफ से उन्हें फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। अगले 2 सालों में वो 4 फिल्मों में काम करते हैं। पर सुनील दत्त का एक्टिंग करियर का ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है 1957, जब फेमस डायरेक्टर महमूद उन्हें कास्ट करते हैं अपनी फिल्म मदर इंडिया में, ऑपोजिट वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट, मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एट दैट टाइम, नरगिस। फिल्म सुपरहिट होती है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है, नरगिस को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं। बिरजू का रोल सुनील दत्त के लिए करियर डिफाइनिंग साबित होता है। पर इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ एक इंसिडेंट, या कहें एक एक्सीडेंट। अब उस समय फिल्मों के लिए वीएफएक्स नहीं होते थे, इसीलिए हर डेंजरस सीन की भी एक रियल लाइफ शूटिंग होती थी। और मदर इंडिया का ऐसे ही एक डेंजरस सीन शूट होते हुए सेट पर आग लग जाती है, और फिल्म की लीड एक्ट्रेस नरगिस उस आग में फंस जाती है। फायर इतनी इंटेंस थी कि नरगिस का उससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। सारे लोग बस खड़े होकर किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे थे कि तभी सुनील दत्त अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग में कूद जाते हैं और किसी तरह नरगिस को सही सलामत बाहर निकाल लाते हैं। पर ऐसा करने में सुनील दत्त खुद बुरी तरह इंजर हुए, उनकी बॉडी पर बर्न मार्क्स थे। बट फॉर्चुनेटली दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सुनील दत्त एंड नरगिस टू कम टुगेदर ऑफ स्क्रीन, क्योंकि इसके बाद नरगिस खुद कई हफ्तों तक अस्पताल में सुनील दत्त का ख्याल रखती हैं, उनकी रिकवरी में हेल्प करती हैं, और इस इंसिडेंट और इस क्लोजनेस की वजह से अगले साल दोनों शादी भी कर लेते हैं। बट इस शादी के अगले 20 सालों में सुनील दत्त और नरगिस की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी। शादी के बाद नरगिस फिल्में करना ऑलमोस्ट बंद कर देती हैं। उनका तो हमेशा से मन था एक डेडिकेटेड मां बनने का ही, और सुनील दत्त बॉलीवुड के लीडिंग मैन बन जाते हैं। एक फूल और कांटे, आज और कल, गजल, मेहरबान और पड़ोसन जैसी कई सुपरहिट फिल्में डिलीवर करते हैं। और बॉलीवुड की उस समय की फिल्मों से बोर होकर सुनील दत्त डायरेक्टर बनकर खुद फिल्में भी बनाते हैं। ऐसी फिल्में जो सोसाइटी की सच्चाई दिखाती हो, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करती हो, यूथ को बेहतर बनाती हो। इनफैक्ट कुछ फिल्में तो सुनील दत्त की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी, जैसे 1964 में रिलीज हुई यादें, जहां सुनील दत्त प्ले करते हैं एक सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन जो एक दिन घर आकर देखता है कि उनकी वाइफ घर पर नहीं है, एंड अज्यूमिंग कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई है, दैट मैन इज फ्यूरियस। और फिर उसे अपनी सारी पुरानी मोमेंट्स याद आती हैं। इंटरेस्टिंगली यादें वाज इंस्पायर्ड बाय अ रियल लाइफ मोमेंट जब सुनील दत्त घर आते हैं और नरगिस उन्हें घर पर नहीं मिलती। एंड एज अ डायरेक्टर सुनील दत्त ने बॉलीवुड को कई फ्यूचर स्टार एक्टर्स भी दिए, जैसे विनोद खन्ना, लीना चंदावरकर, शक्ति कपूर और रंजीत। अपने काम को लेकर सुनील दत्त कितने ज्यादा डेडिकेटेड और सीरियस थे, इस बात का अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान सिर्फ कुछ डेजर्ट सीन्स लेने के लिए सुनील दत्त 5 महीने राजस्थान की गर्मी में बिता देते हैं। अब मसाला फिल्मों से दूर जाकर ऐसी फिल्में बनाने के लिए सुनील दत्त को क्रिटिकल अक्लेम तो मिला, पर ऑडियंस शायद उनके सिनेमा के लिए तैयार ही नहीं थी, और ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप भी होती। इनफैक्ट रेशमा और शेरा जो उस समय इंडिया की तरफ से ऑस्कर नॉमिनेशंस में थी, उसमें सुनील दत्त को इतना फाइनेंशियल लॉस होता है कि उन्हें कई लाख का उधार देना पड़ता है। इंडस्ट्री उन्हें काम देने से मना कर देती है। नरगिस तो कई सालों से ऑलरेडी फिल्में करना छोड़ चुकी थी, which made the financial crisis on the Dutt family even more severe. पर किसी तरह 1974 में सुनील दत्त को उनके क्लोज फ्रेंड राज खोसला अपनी फिल्म नेहले पे धेला में कास्ट करते हैं, which becomes a massive hit. और एक बार फिर बॉलीवुड में सुनील दत्त की डिमांड एज अ लीड एक्टर बढ़ जाती है। 5 साल के अंदर उनका सारा लोन उतर जाता है। पर इस समय तक बॉलीवुड में सक्सेस और फेलियर शायद सुनील दत्त के लिए उतना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि 1960 के बाद सुनील दत्त और नरगिस दोनों ही एक्टिंग से ज्यादा समाज सेवा या फिर सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और उन कामों के बारे में उनकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं आगे बताऊंगा। पर इसी सोशल वर्क की वजह से पूरा देश सुनील दत्त को एक्टर होने से ज्यादा कई ज्यादा रिस्पेक्ट इस काम के लिए करता था। लोग उन्हें रिस्पेक्ट से दत्त साहब बुलाते थे। 1979 तक सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे भी हो चुके थे। वो शायद अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे थे, डूइंग द थिंग्स ही ऑलवेज वांटेड टू डू। पर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सुनील दत्त को अंदर से तोड़ कर रख देती हैं। द ट्रेजेडीज दैट ब्रोक द लेजेंडरी सुनील दत्त।
1980s और 1990s में सुनील दत्त की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उनकी लाइफ में लगातार 3 ऐसी ट्रेजेडीज हुई जिन्होंने एक हैप्पी सक्सेसफुल सुनील दत्त को एक डेस्परेट, डिप्रेस्ड और ब्रोक सुनील दत्त बना दिया। और इसकी शुरुआत होती है 1980s में विद द डेथ ऑफ नरगिस। अब इस ट्रेजेडी की डेप्थ को समझने के लिए सुनील दत्त और नरगिस की लव स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। नरगिस के डार्क पास्ट को समझना जरूरी है। 1948 में 19 साल की नरगिस पहली बार राज कपूर के साथ एक बॉलीवुड फिल्म में काम करती है, जो उस समय 24 साल के थे, मैरिड थे। पर नरगिस की ब्यूटी को देखते हुए राज कपूर को पहली नजर में नरगिस के साथ प्यार हो जाता है। एंड दिस स्टार्ट्स बॉलीवुड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड टॉक्सिक लव अफेयर्स। राज कपूर ऑलरेडी एक स्टार थे, नरगिस भी उनके प्यार में गिर जाती है, वो भी इस हद तक कि जानते हुए कि राज कपूर मैरिड है वो उस अफेयर को कंटिन्यू करती हैं। राज कपूर नरगिस को प्रॉमिस तो जरूर करते हैं कि वो उनसे शादी जरूर करेंगे, पर सच तो ये था कि राज कपूर कभी अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने नहीं वाले थे। और ये बात जब नरगिस को पता चलती है तो शायद उन्हें रुक जाना चाहिए था, उस अफेयर को खत्म कर देना चाहिए था। बट बिकॉज शी केम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, वो तैयार थी राज कपूर की सेकेंड वाइफ बनने के लिए। अब किसी भी रिलीजन की पर्टिकुलरिटीज में मैं जानना नहीं चाहता, पर इंडिया के कानून के हिसाब से मैरिड होते हुए एक सेकेंड वाइफ रखना इज इलीगल। पर नरगिस को समझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लीगली किसी तरह राज कपूर से शादी करने के लिए वो उस समय के होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई से भी मिलती हैं। पर नरगिस के इमोशन से ज्यादा राज कपूर इस समय नरगिस के करियर के साथ खेल रहे थे। राज कपूर नरगिस को इस तरह कंट्रोल कर रहे थे कि उनकी मर्जी के बिना नरगिस किसी फिल्म में काम भी नहीं कर सकती थी। 1948 से 1955 के साथ राज कपूर और नरगिस एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम करते हैं। नरगिस को सिर्फ राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनी हुई मूवीज करना अलाउड था। एंड द फैक्ट दैट नरगिस टिल डेट इज रिगार्डेड एज बॉलीवुड्स फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इतना ज्यादा ट्रैजिक बनाता है इस बात को, बिकॉज राज कपूर was simply exploiting her in the name of love। अब बॉलीवुड की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और मैरिजेस पर मैंने एक और वीडियो बनाई है जिस पर 1 मिलियन व्यूज से ज्यादा है, उसका लिंक भी मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दे दूंगा। पर 1955 was the first year जब नरगिस राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस के बाहर कोई फिल्म साइन करती है, एंड द मूवी was मदर इंडिया। नरगिस को शायद अब तक पता लग चुका था कि राज कपूर उनसे कभी शादी नहीं करने वाले हैं, और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती। पर यही वो मोमेंट भी था जब उनकी लाइफ में एंट्री होती है सुनील दत्त की, जो मदर इंडिया में नरगिस के बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। अब कैसे सुनील दत्त अपनी जान की परवाह किए बिना नरगिस को बचाते हैं ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, पर क्योंकि पहली बार नरगिस के लिए किसी इंसान ने इतना कुछ किया था, उनका सुनील दत्त से प्यार होना लाजमी था। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूंगा कि सुनील दत्त और नरगिस की रिलेशनशिप वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। 1970s में सुनील दत्त के साथ नरगिस अपने आप को सोशल वर्क में इन्वॉल्व कर देती है, और 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। पर सिर्फ 4 महीने बाद नरगिस वाज डायग्नोस्ड विद पैनक्रियाटिक कैंसर। बिना टाइम वेस्ट किए सुनील दत्त अपनी वाइफ को यूएस के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में एडमिट करते हैं, जहां नरगिस के 5 ऑपरेशंस भी होते हैं। पर कैंसर तब तक उनकी बॉडी में इस कदर बढ़ चुका था कि 31 मई 1981 को उनकी मौत हो जाती है। सुनील दत्त वाज हार्ट ब्रोकन, डेवास्टेटेड। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट इंपैक्टफुल लव स्टोरीज का ऐसा ट्रैजिक एंड होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। पर सुनील दत्त की लाइफ का असली टेस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि पिछले 1 साल में सुनील दत्त सिर्फ अपनी वाइफ को मरता ही नहीं देखते, बल्कि अपने इकलौते बेटे को ड्रग एडिक्ट बनता भी देखते हैं। अपनी वाइफ के जाने के बाद सुनील दत्त शायद अपनी जिंदगी में डिप्रेस होकर बैठ सकते थे, पर अपनी मां से इंस्पिरेशन लेकर सुनील दत्त अपने बेटे संजय को बचाने की हर एक कोशिश करते हैं। इस समय तक संजय दत्त एक हार्डकोर ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। हर कोई उन पर गिव अप कर रहा था, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स, उनके दोस्त, यहाँ तक कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भी, जो अब ड्रग एडिक्शन की वजह से संजय दत्त के साथ काम भी नहीं करना चाहते थे। बट थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस, अगर संजय दत्त के साथ कोई खड़ा था तो वो थे उनके पिता सुनील दत्त। 3 साल और यूएस के 4 अलग अलग क्लिनिक्स में इलाज कराने के बाद फाइनली संजय का ड्रग एडिक्शन छूटता है। एंड सुनील दत्त 1984 तक पॉलिटिक्स में एंट्री भी ले चुके थे। पहली बार इलेक्शन लड़ रहे सुनील दत्त नॉर्थ वेस्ट बॉम्बे की सीट पर बीजेपी के एक्सपीरियंस कैंडिडेट राम जेठमलानी को आसानी से हरा भी देते हैं। पर ये सुनील दत्त द एक्टर की पॉपुलैरिटी का रिजल्ट नहीं था, ये रिजल्ट था सुनील दत्त के पिछले 20 साल के सोशल वर्क का, लोगों के बीच जाकर काम करने का, उनकी दिक्कतें सुनने का, देश में सेक्युलरिज्म, नॉन वायलेंस और पीस प्रमोट करने का। एंड सुनील दत्त की लाइफ पहले जैसी तो नहीं रही थी, पर एक ट्रैक पर आनी शुरू हो गई, और तभी कुछ ऐसा होता है जो उनकी पर्सनल लाइफ, उनके पॉलिटिकल करियर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ठीक दिन के 1:30 बजे 29 मंजिला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई। धमाके के बाद धुएं का गुबार छटा तो तबाही का मंजर सामने आया। बेसमेंट की पार्किंग में RDX से लदी एक कार में टाइमर के जरिए धमाका हुआ था, जिसमें 84 बेगुनाह मारे गए और करीब 225
जख्मी हुए। अप्रैल 1993 में पहली बार मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में संजय दत्त का नाम आता है। इन अटैक्स की स्टोरी और कैसे अगले 15 सालों तक मुंबई ने टेररिस्ट अटैक्स को झेला, उनका सामना किया, इसको भी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं तुम्हें एंड में दे दूंगा। पर संजय दत्त, सुनील दत्त के बेटे के ऊपर टेररिस्ट एक्ट यानी TADA लग चुका था, जिसका मतलब था सुनील दत्त का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म होने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात की हो, जिसने पीस और नॉन वायलेंस के लिए हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की हो, उसका खुद का बेटा टेररिस्ट अटैक में अरेस्ट हो चुका था। मुंबई पुलिस के IPS ऑफिसर राकेश मारिया बताते हैं कि सुनील दत्त मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। और सुनील दत्त के सामने जब फाइनली संजय दत्त एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है, उसने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से वेपन्स लेकर अपने गैराज में रखे थे, तो सुनील दत्त अपने आंसू नहीं रोक पाते। नॉट बिकॉज उनका बेटा जेल जाने वाला था, बट बिकॉज एवरीथिंग दैट सुनील दत्त स्टूड फॉर वाज एट स्टेक। पीस, नॉन वायलेंस, सेक्युलरिज्म, दुनिया को ये सब सिखाने वाले सुनील दत्त शायद अपने बेटे को ही ये नहीं सिखा पाए। और अब सुनील दत्त के सामने दो रास्ते थे, या तो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करें, या फिर उसे जेल में सड़ता छोड़कर अपना पॉलिटिकल करियर बचाने की कोशिश करें। एंड सुनील दत्त, बीइंग द अल्टीमेट फैमिली मैन, चोज द फर्स्ट वन, व्हिच लेड टू द थर्ड ट्रेजेडी ऑफ सुनील दत्त's लाइफ, द पॉलिटिकल बिट्रेयल। अगले 1.5 साल में सुनील दत्त संजय को जेल से निकालने की हर एक पॉसिबल कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में सुनील दत्त ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश नाम थे, पर उस समय ना तो वो MP थे और ना ही कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर उनकी मदद करने के लिए तैयार था। सुनील दत्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर शरद पवार के पास हेल्प मांगने जाते हैं, पर क्योंकि उस समय शरद पवार कांग्रेस में होकर ऑलरेडी सुनील दत्त के अगेंस्ट थे, तो वो उनकी मदद नहीं करते। हर सुबह सुनील अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में खड़े रहते। जब सुबह 7 बजे संजय दत्त को अपने जेल सेल से इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता था, उस समय सुनील दत्त ने खुद बेड पर सोना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके बेटे के पास जेल में कोई बेड नहीं था। हर बार जब सुनील दत्त संजय को जेल में मिलते थे, तो उनसे वादा करते थे कि बस कल तुम्हें बेल मिल जाएगी, और ये झूठे वादे नहीं थे। सुनील दत्त हर वो पॉसिबल कोशिश कर रहे थे। बॉलीवुड से संजय दत्त के सपोर्ट में कई एक्टर्स ने आवाज उठाई, पर सुनील दत्त को बॉलीवुड के लोगों की नहीं, किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके हाथ में पावर हो। सुनील को जरूरत थी बस एक ऐसे पॉलिटिकल सपोर्टर की जो संजय के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दे सके। और उस समय महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के सबसे बड़े आदमी कोई और नहीं बल्कि सुनील दत्त के सबसे बड़े पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल राइवल बाला साहेब ठाकरे ही थे। अब यह समझना जरूरी है कि बाला साहेब ठाकरे से अपने बेटे के सपोर्ट में मदद मांगने की गुहार भी रखना, इसका मतलब था सुनील दत्त का अपने सारे मॉरल्स खो देना, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का एंटी सेक्युलरिज्म सेंटिमेंट किसी से छुपा नहीं था। और ऐसे में सुनील दत्त का बाला साहेब ठाकरे के पास जाने का मतलब था अपने सारे सपोर्टर्स को बिट्रे कर देना, सालों से बनाई गई अपनी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। और सुनील दत्त जैसे इंसान के लिए अगर कोई चीज सबसे ऊपर आती है तो वो है उनके मॉरल्स। पर इस सब के बावजूद अपने बेटे के लिए सुनील दत्त बाला साहेब ठाकरे से मिलने उनके घर जाते हैं। फाइनली 15 महीने जेल में रहने के बाद संजय दत्त को बेल मिलती है, जस्ट बिकॉज बाला साहेब ठाकरे ने उनके सपोर्ट में एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी। उस दिन सुनील दत्त द फादर जरूर जीत गए, पर सुनील दत्त द पॉलिटिशियन हार चुके थे। जो लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे, वो अपने ही हीरो को अपनी मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करता हुआ देख रहे थे। पर सुनील दत्त के पास शायद और कोई रास्ता भी नहीं था, और इसकी कीमत भी उन्हें अपने पॉलिटिकल करियर में उठानी पड़ी, क्योंकि अगर संजय दत्त का नाम 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं आता, तो सुनील दत्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तक बन सकते थे। टाटा का केस था संजय दत्त के ऊपर लगा, लेकिन अगर ये केस नहीं होता तो महाराष्ट्र के CM सुनील दत्त होते। और मेरे ओपिनियन में संजय दत्त की गलतियों का असली हार्म संजय दत्त को नहीं बल्कि पूरे देश को हुआ है, क्योंकि द कंट्री डिजर्व टू गेट अ लीडर लाइक सुनील दत्त इन पावर। अगले 3 साल तक सुनील दत्त कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ते, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके अगेंस्ट थे। हाँ, लोगों ने ये एलिगेशन जरूर लगाया कि संजय को सपोर्ट करने के लिए बाला साहेब ठाकरे ने सुनील दत्त से अगले 3 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर दिया। पर सुनील दत्त की आइडियोलॉजी, उनके मॉरल्स और एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो जाके एक्सेप्ट करते हैं कि अगर बाला साहेब ठाकरे उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करते भी तो वो संजय को जेल में ही रहने देते। और 25 मई 2005 को जब सुनील दत्त को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो अगले दिन 30,000 लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर खड़ी थी। इस भीड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर कोई सुनील दत्त की आखिरी झलक पाने आया था, क्योंकि सुनील दत्त का हीरोइज्म सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं था। द फैक्ट दैट ही वाज अ रियल लाइफ सुपरस्टार, उसका रीजन था सुनील दत्त की सर्विस टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। 29 मार्च 1987 बॉम्बे से अमृतसर पैदल चलते हुए सुनील दत्त को 63 दिन हो चुके थे। अभी गोल्डन टेम्पल 300 किलोमीटर दूर था जब सुनील दत्त की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें तेज बुखार हो जाता है, और जब 2 घंटे बाद डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि सुनील दत्त को जॉन्डिस था। बॉम्बे से सुनील दत्त के पर्सनल फिजिशियन सतीश पुरी को बुलाया जाता है, जो उन्हें अपनी जर्नी रोक देने की एडवाइस देते हैं। पर पंजाब में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए शुरुआत करी गई इस जर्नी को रोकने का मतलब था बैसाखी के दिन गोल्डन टेम्पल ना पहुंच पाना। सुनील
सुनील दत्त एक स्पेशल डाइट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर रुकने के लिए नहीं। उनके लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी था अपने देश के लोगों के बीच में प्यार देखना। 78 दिन तक 2500 किलोमीटर चलने के बाद जब फाइनली सुनील दत्त अपने 80 फॉलोअर्स के साथ गोल्डन टेंपल पहुंचते हैं, तो उन्हें देखने के लिए 35,000 लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोग सुनील दत्त के लिए आए थे, उनके पीस के मैसेज के लिए आए थे। पुलिस ने सुनील दत्त को कई बार वार्न किया कि उनकी इस जर्नी के बीच टेररिस्ट उन्हें मार तक सकते हैं, पर सुनील दत्त नहीं रुके। वो लोग इसीलिए उन्हें देखने आए थे। और ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब सुनील दत्त ने अपने देश के लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो। 1962 के वॉर के दौरान सुनील दत्त 1 लाख रुपए नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट करते हैं। अपनी फोर्सेस के बीच मोराल बढ़ाने के लिए सुनील दत्त और नरगिस अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रूप स्टार्ट करते हैं, एक इनिशिएटिव जिसका मोटिव ही था देश के अलग अलग कोनों में जाकर देश के जवानों के लिए शोज करना। और सुनील दत्त के कहने पर लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे आर्टिस्ट तक जवानों के लिए शोज करते हैं। नरगिस की डेथ के बाद 1982 में सुनील दत्त एस्टैब्लिश करते हैं द नरगिस दत्त फाउंडेशन टू हेल्प पीपल फाइट कैंसर। एंड सुनील दत्त शायद बॉलीवुड के इकलौते ऐसे स्टार हैं जो पॉलिटिक्स में अपने फायदे के लिए नहीं, एक्चुअली लोगों के लिए काम करने के लिए आए थे। अपने खुद के बेटे के ड्रग एडिक्शन को छुड़वाने के बाद सुनील दत्त यूथ में ड्रग एडिक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन भी करते हैं। 1985 में सुनील दत्त अपनी ही पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस लोगों की बातों को वैल्यू नहीं दे रही। 1988 में सुनील दत्त नागासाकी से हिरोशिमा तक पैदल चलते हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। 1990 में भगलपुर में राइट्स होने के बाद वो एक और पैदल यात्रा करते हैं। 1993 में जब मुंबई में राइट्स होते हैं, हजारों लोग जान गंवा देते हैं। और सुनील दत्त की एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें कोई बहुत ज्यादा गलती थी नहीं। पर 1993 में सुनील दत्त रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ एमपी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे छुड़वाने के लिए नहीं, लोगों के गुस्से की रिस्पेक्ट करने के लिए। रिजाइन करने के बाद सुनील दत्त मुंबई में हर उस जगह जाते हैं जहां लोगों की जान गई थी। लोगों की गालियां सुनते हैं, उन्हें रोता हुआ देखते हैं, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। एंड सुनील दत्त वाज सो डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ हिज पीपल कि उनके पॉलिटिकल राइवल्स तक उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। पर डिस्पाइट ऑल हिज सोशल वर्क, हिज सर्विस टू द पीपल, सुनील दत्त की बिगेस्ट अचीवमेंट विल ऑलवेज रिमेन हाउ ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज मॉरल्स ऑल द वाइल फेसिंग द बिगेस्ट ट्रेजेडीज इन लाइफ। और इसीलिए सुनील दत्त इज द बिगेस्ट रियल लाइफ सुपरस्टार फ्रॉम बॉलीवुड। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तुम इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को क्लिक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।